हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद आप ठीक होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं बेटा संक्रमण तत्वों के गुणों के बारे में, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी बेटा ऑक्सीकरण अवस्था और आयनन एंथैल्पी के बारे में। ऑक्सीकरण अवस्था और आयनन एंथैल्पी की जो बात है वो आज के लेक्चर में भी होगी, इसलिए अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो लेक्चर जाकर देखें। उस लेक्चर के अंदर हमने बहुत डिटेल में बात करी है, सारी चीजें एक्सप्लेन करी, बहुत अच्छे समझाया। शायद उससे बाहर आपको कोई और ना समझा सके, कोई और से मतलब कि यूपी बोर्ड से रिलेटेड बातें ना की जा सके। तो हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। आज हम पढ़ेंगे बेटा क्लास 12 बेटा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 है, संक्रमण तत्व के गुणों में। और हम बात करेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। साथ में हम एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं, वो क्वेश्चंस हम लास्ट में देखेंगे। तो आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसे आपके माइंड में आ गया होगा कि विद्युत रसायन में भी हमने इसको पढ़ा था मानक इलेक्ट्रोड विभव, बल्कि एक डेफिनेशन थी विद्युत रासायनिक श्रेणी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसमें हमने लिखा था कि विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। वही चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन कुछ अलग तरीके से। यहाँ पर आज देखोगे कि वो जो ई नॉट की वैल्यू थी वो कैसे आती है, कैसे निकल कर आती है, वो चीज आज यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। पेन और कॉपी उठा लीजिए क्योंकि लेक्चर बहुत खास होने वाला है। थोड़ा कॉन्सेप्ट ही होगा, थोड़ा चीजों को समझना पड़ेगा। हाँ, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा सरफेस की बात होगी, थोड़ा चीजों को समझना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर अगर आपने देखे हैं तो फिर चीजें परफेक्टली समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। बात करें बेटा मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव से हमें यहाँ पर क्या पता होने वाला है बेटा। मानक इलेक्ट्रोड विभव हमें बताएगा किसी भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी के बारे में, कि कोई धातु है वो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी होगा, उसके बारे में हमें ये नॉलेज देगा। कैसे नॉलेज देगा कि बेटा जो धातु की ऑक्सीकरण अवस्था का जो स्थायित्व है वो व्युत कर्मानुपाती होगा मानक इलेक्ट्रोड विभव के। किसके बेटा? मानक इलेक्ट्रोड विभव के। यानी कि किसी भी मेटल के जो ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मानक इलेक्ट्रोड विभव के, ई नॉट के। मतलब ई नॉट का मान जितना ज्यादा होगा, ई नॉट का मान जितना ज्यादा होगा, उस धातु की वो ऑक्सीकरण अवस्था उतनी कम स्थायी होगी। यानी कि मेटल की स्टेबिलिटी अगर मैं बात करूं, स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, नॉर्मल स्टेबिलिटी कह रहा हूं, स्टेबिलिटी स्थायित्व उतना ही कम होगा बेटा। स्टेबिलिटी चलो लास्ट में दिखा देते हैं, स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। अगर ये नॉट का मान ज्यादा हुआ, स्टेबिलिटी कम होगी। किस चीज की स्टेबिलिटी कम होगी? धातु के ऑक्सीकरण अवस्था की, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था की। दिमाग में डाल लो बेटा। और अगर ई नॉट का मान कम हुआ, ई नॉट का मान अगर कम हुआ तो फिर भाई हमारा जो स्थायित्व होगा उसका मान ज्यादा होगा, फिर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और ये जो ई नॉट का मान है वो 3 एनर्जी का सम होता है, 3 एनर्जी का सम होता है डेल्टा एच एंथैल्पी जो है। कौन कौन से बेटा? वो होता है ऊर्ध्वापातन ऊर्जा प्लस आयनन ऊर्जा प्लस जलयोजन ऊर्जा। इन 3 एनर्जी का सम हमारा क्या कहलाता है बेटा? इन 3 एनर्जी का सम हमारा क्या कहलाता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो जो ई नॉट की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है वो ऊर्ध्वापातन ऊर्जा प्लस आयनन ऊर्जा प्लस जलयोजन ऊर्जा, इन तीनों का सम से की जाती है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब कोई भी बेटा
जब कोई भी बात अगर हम करें, चलिए इसको बाद में ले लेंगे। कोई भी अगर हम बात करें बेटा कि किसी भी मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एम सॉलिड है, अब ठोस को अगर मैं बेटा किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट करूं तो वो एक्वस में आएगा, क्योंकि आयनिक फॉर्म तो एक्वस फॉर्म में होगी, जलीय अवस्था में होगी। लेकिन ये जलीय अवस्था में आने का कॉन्सेप्ट क्या है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई धातु से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, एम प्लस में निकालना है, तो मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उस एनर्जी को कहते हैं हम आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा। अब जो आयनन एंथैल्पी आयनन ऊर्जा का कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए कि कहां पर लगता है। पहले वो गैसीय अवस्था में हो, विलगित हो, अकेला हो, और एक बार में एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाएगी वो उसकी आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा कहलाएगी। तो यहां आप देख सकते हो अगर ये मेटल सॉलिड है तो क्या मैं यहां से डायरेक्ट एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं, एम प्लस में कन्वर्ट कर सकता हूं? नहीं भाई, पहले सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो भाई गैसीय अवस्था से निकलता है। इलेक्ट्रॉन कहां से निकलता है? गैसीय अवस्था से निकलता है। तो इसी चीज को समझना है बेटा, इसी चीज को समझना है पहले कि मेरे पास मान लीजिए मेटल सॉलिड है, सॉलिड ही होती है। अब यहां सॉलिड को पहले मुझे से कन्वर्ट करना होगा गैस में, और गैस में कन्वर्ट करने के लिए बेटा जो एनर्जी लगी उसे मैं बोल रहा हूं डेल्टा H1, और वो एनर्जी हमारी क्या कहलाती है? ऊर्ध्वापातन ऊष्मा, ऊर्ध्वापातन ऊष्मा या फिर ऊर्जा। और चूंकि एनर्जी यहां पर देनी पड़ती है इसलिए पॉजिटिव। अच्छा, इस ऊर्जा का एक और नाम है परमाणविक ऊर्जा, परमाणविक एंथैल्पी। एक और ध्यान रखना, परमाणविक एंथैल्पी भी से हम बोलते हैं। तो डेल्टा एच ऊर्ध्वापातन ऊर्जा पॉजिटिव होगी, क्योंकि बेटा एनर्जी देनी पड़ रही है। भाई यहां पर सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करोगे, ठोस है, इसे गैस में कन्वर्ट करोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना, पॉजिटिव। दूसरा बेटा, दूसरा कि जब वो हमारा सॉलिड में सॉरी गैस में कन्वर्ट हो गया तो अब मैं यहां से गैसीय अवस्था में, विलगित परमाणु में, तो यहां से अब मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे जो एनर्जी देनी पड़ेगी उस एनर्जी का नाम होगा बेटा आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा। अब मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, और इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बेटा जो एनर्जी देनी पड़ रही है उस एनर्जी का नाम है आयनन ऊर्जा। देनी पड़ रही है तो इसलिए भी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, ये भी पॉजिटिव होगी। अब जब वो आयंस में कन्वर्ट हो गया तो अब ये आयंस के चारों ओर हमारे पास जल के मॉलिक्यूल इसको सराउंड करेंगे। मतलब ये आयंस है, अब इस आयंस के चारों ओर क्या होंगे? क्या होंगे बेटा? इस आयन के चारों ओर वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे। इसे चारों ओर से पानी के मॉलिक्यूल घेर लेंगे। ध्यान से सुनो बेटा, चारों ओर से क्या घेर लेंगे? पानी के मॉलिक्यूल्स घेर लेंगे, चारों ओर से पानी के मॉलिक्यूल्स घेर लेंगे। अब जब पानी के मॉलिक्यूल्स घेरेंगे, जब पानी के मॉलिक्यूल्स घेरेंगे तो यहां से एक एनर्जी निकलेगी बेटा, यहां से एक ऊर्जा निकलेगी। पानी जैसे NaCl होता है ना, पानी में डाल दो NaCl तो पानी के अंदर एक एनर्जी निकलती है, हाइड्रेशन एनर्जी, जो NaCl के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए काफी होती है। सही, यहां से बेटा जब मैं पानी के अंदर डाल रहा हूं इस मेटल्स को, तो ये जो आयनिक फॉर्म है, ये आयनिक फॉर्म को पानी के जो मॉलिक्यूल है, जल के जो मॉलिक्यूल है वो चारों ओर से घेर लेंगे, और घेरने के बाद यहां से एक एनर्जी निकलेगी। उस एनर्जी को बोलते हैं बेटा जल योजन ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा, हाइड्रेशन एनर्जी। और ये एनर्जी चूंकि निकल रही है, देनी नहीं पड़ती है, निकल रही है, इसलिए कैसी होगी बेटा? नेगेटिव होगी। अब एक और बात आपको पता होना चाहिए, ये आयंस आकार में जितना छोटा होगा इसकी जलयोजन ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी, और ये आयंस आकार में जितना बड़ा होगा जलयोजन ऊर्जा उतनी कम होगी। कैसे? कि भाई जब छोटा आकार होता है, जब छोटा आकार होगा तो उसको चारों ओर से मॉलिक्यूल वाटर के ज्यादा सराउंड करेंगे, छोटे आकार की वजह से चारों ओर से ज्यादा सराउंड करेंगे, और ज्यादा सराउंड मॉलिक्यूल करेंगे तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी, और अगर पानी के कम मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे तो कम एनर्जी निकलेगी। बड़ा आकार होगा तो वाटर के मॉलिक्यूल कम आएंगे, कम वाटर के मॉलिक्यूल कम आएंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी कम निकलेगी। तो आकार जितना छोटा होता है उसकी जलयोजन ऊर्जा उतनी ज्यादा होती है, आकार जितना बड़ा होता है उसकी जलयोजन ऊर्जा उतनी कम होती है। ये बात भी आपको पता चल गई होगी। अब इन तीनों एनर्जी का सम ही तो हमने आपको क्या कहा था भाई, इन तीनों एनर्जी का सम ही तो हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव है,
किन किन का बेटा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, इन तीनों एनर्जी का सम हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव के बराबर होगा। याद रखना बेटा ये दोनों पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगी, और अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम है तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आएगी, राइट। ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और याद रखने वाली बात ये, अगर ई नॉट का मान ज्यादा हुआ यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ गई, ज्यादा हुआ ई नॉट का मान, तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, मतलब इस आयनिक फॉर्म की स्टेबिलिटी कम होगी। और अगर बेटा ई नॉट का मान कम हुआ तो फिर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको अब दिखा देता हूं सॉरी, चलिए अब हम बात कर लेते हैं बेटा डेटा की। हमने जब देखा कि जो हमारे पास ये एलिमेंट है, ये हमारे एलिमेंट है बेटा, यहां टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल और कॉपर और जिंक, ये हमारे पास एलिमेंट है। यहां हमने स्कैंडियम नहीं लिया, चलिए मैं यहां ले लेता हूं स्कैंडियम। याद रखना बेटा स्कैंडियम की जो डाई फॉर्म होती है, हम बात करें ई नॉट एम डाई पॉजिटिव से एम की, एम डाई पॉजिटिव से एम की। जनरली मैं कहना चाह रहा हूं कि अभी मेरे पास एक मेटल है और वो कन्वर्ट हो रही है बेटा एम डाई पॉजिटिव एक्वस में, और कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी डेल्टा ई यूज हुई ई नॉट के बराबर, वो हमारी कितनी है बेटा, हम बात करें एम से एम डाई पॉजिटिव। क्योंकि अपचयन विभव हमेशा यूज करते हैं, हमने वैद्युत रसायन में पढ़ा था कि हम हमेशा कौन से विभव की बात करते हैं, अपचयन विभव की बात करते हैं, इसलिए हम इसको रिएक्शन को लिखते हैं, इसलिए हम इस रिएक्शन को लिखते हैं बेटा, इसलिए हम रिएक्शन को लिखते हैं सॉरी एम डाई पॉजिटिव से एम, ऐसे लिखते हैं बेटा, ई नॉट एम डाई पॉजिटिव से एम, ऐसे लिखते हैं इसलिए इस रिएक्शन को, क्योंकि हम अपचयन विभव की बात कर रहे हैं। कौन से विभव की, अपचयन विभव की। अब मैं कह रहा हूं ये एम डाई पॉजिटिव में कब ज्यादा स्टेबल होगा, जब इसका ई नॉट की वैल्यू कम होगी। जिसके लिए ई नॉट की वैल्यू जितनी कम होगी वो डाई पॉजिटिव में उतना ज्यादा स्टेबल होगा, और जिसके लिए ई नॉट की वैल्यू जितनी कम होगी, जितनी ज्यादा होगी, समझ लो ई नॉट की वैल्यू, वो फिर डाई पॉजिटिव में क्या होगा, कम स्थायी होगा, कम स्थायी होगा। तो हम यहां पर बात करें, फिलहाल आपको ध्यान देना है ये वाले डेटा पर, हम बात करें ई नॉट एम डाई पॉजिटिव से एम, वोल्ट के अंदर हमारे पास इसकी यूनिट है। अब बात करें स्कैंडियम, तो डाई पॉजिटिव में एग्जिस्ट करता ही नहीं, स्कैंडियम भाई डाई पॉजिटिव में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इसका कोई डेटा भी नहीं दिया। आगे चलते टाइटेनियम में आप देखोगे तो माइनस के 1.63 एंगस 63 वोल्ट होता है बेटा इसका एम डाई पॉजिटिव से एम, और अगर बेटा वेनेडियम में देखोगे तो माइनस के 1.18 होता है। अगर मैं दोनों में कंपेयर करूं तो मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास टाइटेनियम डाई पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा या फिर वेनेडियम डाई पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा, तो आपको बस क्या देखना है बेटा, इसका ई नॉट देखना है, और टाइटेनियम डाई पॉजिटिव का ई नॉट माइनस के 1.63 और इसका है बेटा माइनस के 1.18। मैंने कहा ई नॉट का मान, मैंने कहा बेटा ई नॉट का मान जितना कम होगा वो आयंस उतना ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उतनी ज्यादा स्थायी होगी। आप देख सकते हो ये वैल्यू कम है भाई, माइनस में जितना बड़ा मान होता है वो उतनी छोटी वैल्यू होती है। मान लीजिए मैं कहने लगूं -1, -2, -3, -4, -5, तो भाई ये बड़ी वैल्यू नहीं है, तो बहुत छोटी वैल्यू है। ऐसे चलने पर मान घट रहा है, मान घट रहा है, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू हमारी -1 है, और -1 से बड़ी वैल्यू कौन है, 0 है। तो ऐसे चलने पर वैल्यू घट रही है, तो माइनस में जितना बड़ा मान होगा वो उतनी छोटी वैल्यू होगी। तो ये देखो ये वैल्यू बड़ी है, बड़ी वैल्यू है, माइनस में तो इसलिए छोटी होगी, ये वैल्यू छोटी है, वैल्यू बड़ी। तो अगर ये वैल्यू छोटी है तो ई नॉट का मान जितना कम होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, तो टाइटेनियम डाई पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा वेनेडियम डाई पॉजिटिव से, टाइटेनियम डाई पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा वेनेडियम डाई पॉजिटिव से, ये बात आपको पता होनी चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं, क्रोमियम माइनस के 0.91, तो आप देख रहे होंगे बेटा जब हम सीरीज में लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो इनका मानक इलेक्ट्रोड वो घटता जा रहा है, निम्नतम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। लेकिन जब आप मैग्नीज पाए तो देखो माइनस के 0.91 से फिर ये बढ़ गया माइनस के 1.18 हो गया, बढ़ गया अचानक। अब इसके बढ़ने का रीजन क्या है वो भी बात करेंगे, आगे चल लेते हैं फिर।
आयरन पे आओगे देखो फिर से घटा माइनस के 0.41, कोबाल्ट पे आओगे फिर से घटा माइनस के 0.28। देखो डिफरेंस देखो कितना है बेटा, माइनस के 0.44 से माइनस के 0.28, 16 का अंतर है। लेकिन यहां देखो यहां अंतर बहुत कम है, घट तो रहा है लेकिन बहुत ही कम घटा, माइनस के 0.25 मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो घट तो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं घटा, बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला। जैसे यहाँ डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जैसे यहाँ डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जैसे यहाँ डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ऐसे यहाँ बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को आपको नहीं मिला। कॉपर की बात करें तो भाई का तो प्लस ही हो गया, पॉजिटिव में चला गया। ये अलग ही एक्सेप्शन है कि सीरीज के सारे धातु जो हैं वो माइनस इलेक्ट्रोड विभव रख रहे हैं, कॉपर धनात्मक इलेक्ट्रोड विभव रख रहा है। साथ में जिंक पे जाओगे तो माइनस के 0.25 से ये फिर बढ़ गया, माइनस के 0.76 वोल्ट पे चला गया, बढ़ गया। तो यहां पर कहीं ना कहीं आपको जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो इर्रेगुलर है, वो रेगुलर ट्रेंड नहीं है, इर्रेगुलर है। यानी कि कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, इनका कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है कि घटता ही जा रहा है या बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। इर्रेगुलर ट्रेंड का कारण क्या है, तो आपको मैंने बताया था जब हमने आयनन एंथैल्पी पढ़ी थी बेटा, कि आयनन एंथैल्पी का जो संक्रमण धातु के, अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं तो जो आयनन एंथैल्पी का ऑर्डर है वो इर्रेगुलर होता है, वो रेगुलर नहीं होता है। क्योंकि आयनन एंथैल्पी इर्रेगुलर है, भाई थोड़ा फील करो ना इस बात को, हमारे पास इनका समी तो है, अब इनकी आयनन ऊर्जा का जो वैल्यू है वो इर्रेगुलर है, वो समान प्रकार से नहीं घटती बल्कि असमान प्रकार से चेंज होती है। साथ में ऊर्ध्वापातन ऊर्जा भी इर्रेगुलर है, ये भी असमान प्रकार से चेंज होती है। तो दोनों वैल्यू इर्रेगुलर होने की वजह से हमारा ई नॉट भी क्या आता है बेटा, इर्रेगुलर आता है। पहली बात तो आपको ये पता है। दूसरी बात यहां पर हम बात करते हैं, अब दूसरी बात ध्यान सुनना बेटा, दूसरी बात ध्यान से, अब मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि क्यों हमारे पास जो मैग्नीज है उसने अन्य धातु के अकॉर्डिंग ज्यादा मानक इलेक्ट्रोड विभव दिखाया, मतलब माइनस में तो कमी है लेकिन वैल्यू ज्यादा दिखाई, यानी कि वैसे घटता जा रहा था, माइनस में वैल्यू घटती जा रही थी, माइनस वैल्यू घटती जा रही थी, ये एकदम से बढ़ गई मैग्नीज में, आप देखोगे। तो इसका कारण क्या है, हमारे पास देखो बेटा जो मैग्नीज है एमएन है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 3d5 जब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, मैग्नीज से 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागवा दो, डोनेट करा दो, Mg डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो, तो Mn डाई पॉजिटिव का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे तो बचेगा 3d5। अब चूंकि 3d5 आ गया और 3d5 हमारा क्या होता है, अपेक्षाकृत अधिक स्थायी है। अब ये ज्यादा स्थायी होने की वजह से ये Mn डाई पॉजिटिव में रहना चाहेगा, और अगर ये Mn डाई पॉजिटिव में रहना चाहेगा मतलब ज्यादा स्टेबल होने की वजह से, तो हमने कहा था बेटा कि हमारे पास जो स्टेबिलिटी है वो ई नॉट के व्युत्क्रमानुपाती है, स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी ई नॉट का मान उतना कम होगा। तो इसी कारण क्या हुआ बेटा, ये ज्यादा स्टेबल होने की वजह से Mn डाई पॉजिटिव ज्यादा स्टेबिलिटी की वजह से यानी कि 3d5 की वजह से ही खुद को क्या कर लेता है, स्टेबल कर लेता है, जिस कारण इसके ई नॉट का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, नेगेटिव में बढ़ जाता है, क्योंकि मोर स्टेबल हो गया ना, ज्यादा स्टेबल हो गया, यानी कि इसकी Mn डाई पॉजिटिव स्टेट ज्यादा स्टेबल है, और स्टेबल होने का रीजन क्या है, 3d5। 3d5 क्या है, अपेक्षाकृत अधिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बात करते हैं बेटा हमारे पास किसकी, हम बात करते हैं निकिल की, कॉपर की, और सॉरी निकिल की कह रहा हूं, निकिल की बात करते हैं और साथ में बात करते हैं Zn की। कॉपर की बात करेंगे लेकिन फिलहाल निकिल और Zn की अगर मैं बात करूं तो सेम पैटर्न है, Zn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s2, 3d10 4s2। अब यहां से अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकलवाओ तो हमारे पास क्या मिलेगा बेटा, 3d10 बचेगा। अब 3d10 तो ज्यादा स्थायी है ना, अधिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बेटा, और अधिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने की वजह से हमारे पास जो Zn है वो भी डाई पॉजिटिव में बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर ये बहुत ज्यादा स्टेबल होगा तो फिर इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव भी क्या होगा, नेगेटिव में ज्यादा होगा, इसलिए हमारे पास ये फिर से बढ़ जाता है, लास्ट में बढ़ जाता है। बढ़ने का रीजन क्या है, क्योंकि Zn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, अधिक स्थायी है। जैसे मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्टेबल है वैसे ही Zn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्टेबल है।
बात अगर करें निकिल की, कि निकिल की साथ क्या हुआ, तो निकिल में क्या होता है बेटा, हमारे पास ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है, ये जो जलयोजन ऊर्जा है, निकिल की जलयोजन ऊर्जा बढ़ जाती है। जलयोजन ऊर्जा बढ़ने की वजह से, जलयोजन ऊर्जा बढ़ने की वजह से नेगेटिव वैल्यू बढ़ती है, इसलिए हमारे पास इसका मान बेटा, इसलिए हमारे पास इसका मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, नेगेटिव बढ़ जाता है, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ने के कारण, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ने के कारण इसकी नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। अब रह गया हमारे पास बेटा कॉपर का एक्सेप्शनल। कॉपर हमारा एक्सेप्शन क्यों है, कॉपर की अगर हम बात करें, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हीं के बारे में पूछा जा सकता है बेटा। मैग्नीज का जो अपनी श्रेणी में जो है ना मानक इलेक्ट्रोड वो अपेक्षाकृत ज्यादा ऋणात्मक क्यों हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मैग्नीज जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसका एम डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो अपेक्षाकृत अधिक स्थायी D5 में आ जाता है, जिस कारण उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव बढ़ जाता है। आपसे पूछ लेंगे Zn का सेम पैटर्न है भाई, वो 3D10 में आ जाता है, इसलिए ज्यादा स्टेबल होगा तो ये नॉट कम होगा, इसलिए ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। कॉपर की अगर हम बात करें, कॉपर की हम बात करें बेटा, तो कॉपर का केस अगर देखें, मैं इसके रफ कर देता हूं, कॉपर को समझें, क्योंकि कॉपर पे ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। कॉपर पे क्वेश्चन बनने का कारण भी आपको पता ही होगा, क्या है भाई, क्योंकि सारी पूरी की पूरी टेबल तो ऋणात्मक मानक इलेक्ट्रोड विभव प्रदर्शित कर रही है, कॉपर धनात्मक इलेक्ट्रोड विभव प्रदर्शित कर रहा है, तो इसका कारण क्या है, इसको समझते हैं। कॉपर हमारे पास एक अपवाद है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप बनाओगे तो 3D10 4s1 बनेगा, 3D10 4s1 बनेगा। अब सेम बात यह है कि इसकी जो परमाणुविक ऊर्जा है, जिसे हम सॉलिड में बात करते हैं, इसको सॉलिड में बात करते हैं, सॉलिड से पहले मुझे इसे गैस में लाना पड़ेगा बेटा, किस में लाना पड़ेगा, गैस में। अब गैस में लाने के लिए जो मैं एनर्जी दे रहा हूं, जिसे हम बोल रहे हैं बेटा ऊर्ध्वापातन ऊष्मा या फिर परमाणुविक ऊर्जा। भाई ऊर्ध्वापातन तो पता चल गया आपको, परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ठीक है, ऊर्ध्वापातन तो पता चल ही गया आपको, आप ऊर्ध्वापातन भी लिख सकते हो। ये क्या होता है, ये बहुत ज्यादा होती है परमाणु ऊर्जा, इसकी सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी दे रहा हूं वो एनर्जी बहुत ज्यादा है परमाणु ऊर्जा। दूसरी ओर सुनो बेटा, जब ये गैस में कन्वर्ट हो गया तो मुझे डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, किसमें, डाई पॉजिटिव। अब मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा इसमें से, तो ये Cu पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। अब आप जानते हो एक इलेक्ट्रॉन का निकालना बहुत आसान है, क्योंकि 4s1 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और जब 4s1 में एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ध्यान से सुनो बेटा, तो Cu प्लस में कन्वर्ट होगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3D10। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, बचा क्या, 3D10। इसे बोलते हैं बेटा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट प्रथम आयनन विभव या प्रथम आयनन एंथैल्पी। अब जैसे Cu डाई पॉजिटिव में, Cu पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, तो मुझे तो डाई पॉजिटिव चाहिए था भाई, अब मुझे से Cu डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो फिर मुझे और एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और एनर्जी देनी पड़ेगी। अब आप देखो दूसरे इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है बेटा, 3D10 से निकालना है, अधिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निकालना है, अधिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निकालना। अब यहां से इलेक्ट्रॉन का निकालना क्या होगा, बहुत मुश्किल, क्योंकि जितना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वहां से इलेक्ट्रॉन का निकालना उतना ही मुश्किल होगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल है, तो इसकी जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो बहुत अधिक होगी, बहुत अधिक। तो कहने का मतलब यह है इसकी परमाणुविक ऊर्जा ज्यादा, इसकी सेकंड द्वितीय आयनन एंथैल्पी ज्यादा, तो दोनों वैल्यू ज्यादा होने की वजह से, दोनों वैल्यू ज्यादा होने की वजह से ये वैल्यू ज्यादा हो गई, ये वैल्यू कम हो गई, तो ओवरऑल वैल्यू कैसे आ जाती है, पॉजिटिव आ जाती है, धनात्मक आ जाती है, पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है। कॉपर के द्वितीय आयनन एंथैल्पी ज्यादा है, परमाणुविक एनर्जी ज्यादा है, दोनों एनर्जी ज्यादा होने की वजह से, जबकि बेटा जलयोजन ऊर्जा कम है, ये दोनों ज्यादा है, जलयोजन ऊर्जा कम है, ये कम है, ये दोनों ज्यादा है, पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है, नेगेटिव वैल्यू कम है, तो ओवरऑल जो सम आएगा E0 जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आ जाती है, जिस कारण हमारे पास कॉपर धनात्मक और मानक इलेक्ट्रोड विभव प्रदर्शित करता है। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब नोट्स पे चलते हैं बेटा, चीजों को वहीं समझते हैं। तो देखते हैं बेटा, हम बात कर रहे थे मानक इलेक्ट्रोड विभव की, ध्यान से सुनना बेटा। विलयन में किसी धातु की ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व को
इसके इलेक्ट्रॉन विभव के आधार पर समझाया जा सकता है। मैंने कहा था भाई विलयन में किसी भी धातु की जो ऑक्सीकरण अवस्था है उसकी स्टेबिलिटी को हम मानक इलेक्ट्रॉन विभव के बेसिस पे बता सकते हैं। यह विभव धातु की, ये जो विभव है वो धातु की ऊर्ध्वापातन ऊर्जा जिसे सब्लिमेशन एनर्जी बोलते हैं, आयनन ऊर्जा जिसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, तथा जलयोजन ऊर्जा जिसे हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं पर निर्भर करता है। इन तीन एनर्जी पर डिपेंड करता है। ये बात हो गई हमारे पास। हमने कहा कि भाई मेरे पास एम सॉलिड का एम एक्वस में परिवर्तन निम्न तीन पदों में हो सकता है। सॉलिड को मैं एम एक्वस में कन्वर्ट कर रहा हूं, आप किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं एम सॉलिड को एम प्लस एक्वस में परिवर्तन कर रहा हूं। पहला प्रोसेस में आपने देखा कि सॉलिड को पहले गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और गैस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने डेल्टा एच एनर्जी दी, जिसे हमने क्या कहा, ऊर्ध्वापातन ऊर्जा, सब्लिमेशन एनर्जी। किसी सॉलिड को किसी गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे सब्लिमेशन एनर्जी बोलते हैं, या फिर परमाणविक ऊर्जा भी कहते हैं। सेकंड बेटा, एम गैस को अब मुझे एम पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बेटा, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दूंगा वो एनर्जी क्या कहलाएगी, आयनन ऊर्जा। वो इसकी क्या कहलाई, आयनन ऊर्जा। तीसरा कॉन्सेप्ट आप देखोगे कि एम प्लस गैस से मुझे एम एक्वस में कन्वर्ट करना है, तो अब इसमें कन्वर्ट करने के लिए मैंने जो एनर्जी निकलेगी, यहां से निकलेगी, वो कैसी होगी बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी होगी, जिसे हम बोलते हैं जलयोजन ऊर्जा। याद रखने वाली बात, ये पॉजिटिव होगी, ये धनात्मक होगी, ये भी धनात्मक होगी, जबकि हमारे पास कैसी होगी बेटा, ऋणात्मक होगी। ये एनर्जी देनी पड़ेगी, ये एनर्जी हमें निकलेगी, हाइड्रेशन एनर्जी ना यहां से निकलेगी। तो अब मैंने आपसे कहा था कि जो मेरा ई नॉट है, यानी कि जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच है वही मेरा ई नॉट है, और वो जो डेल्टा एच है बेटा आप देखोगे, वो जो डेल्टा एच है, वो जो डेल्टा एच है बेटा आप देखोगे, डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री, इनका सम होता है, तीनों का सम होता है हमारा डेल्टा एच। ये सारी बात हमने पीछे कर ली। अब आगे चलते हैं। तो हम देख रहे थे बेटा कि जो अभिक्रिया है वो एम सॉलिड से एम प्लस एक्वस प्लस एक इलेक्ट्रॉन डेल्टा एच के ऋणात्मक होने पर ही संभव होगी। अगर मेरे पास ये रिएक्शन आगे की ओर बढ़ानी है, समझो बात को बेटा, आप जानते हो दो तरह की रिएक्शन होती है, एक स्पॉन्टेनियस और एक नॉन स्पॉन्टेनियस। भाई आप बताइए, अगर मेरे पास सॉलिड से मुझे एम पॉजिटिव एक्वस बनाना है तो ये कब बनेगा, जब ये स्थायी होगा, क्योंकि रिएक्शन तो स्टेबिलिटी की ओर चलती है ना, स्थायित्व की ओर चलती है। अगर ये स्टेबल होगा तो फिर मेरे पास जो डेल्टा एच है वो कम आना चाहिए, क्योंकि डेल्टा एच ही तो ई नॉट है। और ये स्टेबल कब होगा, ये स्टेबल कब होगा बेटा, एम पॉजिटिव स्टेबल कब होगा, जब ई नॉट का मान कम होगा, वो स्टेबल हो जाएगा। ई नॉट का मान जितना ज्यादा होगा वो उतना ही कम स्थायी होगा। तो अगर मुझे रिएक्शन को आगे की ओर बढ़ाना है, एम सॉलिड से एम प्लस एक्वस लाना है, तो फिर मेरे पास डेल्टा एच का मान ऋणात्मक होना चाहिए। ये जितना नेगेटिव होगा रिएक्शन उतनी आगे को बढ़ेगी, मतलब वो जो आयंस है, वो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो उतनी ज्यादा स्थायी होगी, संभव होगी। अतः डेल्टा एच का मान जितना अधिक ऋणात्मक होगा, ऑक्सीकरण अवस्था उतनी अधिक स्थायी होगी। बात हो गई हमारे पास। ये टेबल भी हमने दिखा दी थी आपको, ये मेरे पास एलिमेंट्स हैं। स्कैंडियम की डाई पॉजिटिव एग्जिस्ट नहीं करती, आप जानते हो वो स्थायी नहीं होती। स्कैंडियम की ट्राई पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होती है, ज्यादा क्या, वो स्टेबल होती है। तो टाइटेनियम के डेटा है मानक इलेक्ट्रोड विभव के आपके सामने है। मैंने बात करा भाई कि ये घट रही है, सॉरी बात करी मैंने, ये घट रही है, लेकिन मैग्नीज की एकदम से बढ़ गई। तो बढ़ने का कारण क्या है, 3d5 अधिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अधिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण ये एम डाई पॉजिटिव में रहना चाहेगा, और चूंकि एम डाई पॉजिटिव में रहना चाहेगा इसलिए इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर से घटा, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं घटा। बहुत ज्यादा घटने का रीजन क्या है, क्योंकि इसकी बेटा हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ गई। हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ने से क्या हुआ बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ने से जो ओवरऑल वैल्यू है वो कम नेगेटिव हो गई, ओवरऑल वैल्यू कम नेगेटिव हो गई, मतलब ज्यादा नेगेटिव का डिफरेंस नहीं आया। फिर हमने बेटा ये पॉजिटिव आ गई, इसके पॉजिटिव आने का रीजन क्या है, इसकी परमाणविक एनर्जी, या फिर जिसे हम बोल रहे हैं ऊर्ध्वापातन ऊर्जा। और दूसरा बेटा द्वितीय आयनन एंथैल्पी, द्वितीय आयनन एंथैल्पी। इसकी द्वितीय आयनन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होने की वजह से, यानी कि दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल था। क्यों था मुश्किल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूसरा कहां से निकल रहा था, 3d10 से निकल रहा था, जो कि बहुत मुश्किल था। फिर आपने देखा Zn की फिर से माइनस, मतलब इसका इलेक्ट्रोड विभव जो है वो माइनस में ज्यादा हो गया,
ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि जब आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो Zn डाई पॉजिटिव मिलेगा, और Zn डाई पॉजिटिव ज्यादा स्थायी है क्योंकि 3d10 आ गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और ज्यादा स्थायी है तो फिर ये वैल्यू कम नेगेटिव होगी, मतलब ज्यादा नेगेटिव होगी, सॉरी, फिर ये वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगी, इसलिए नेगेटिव वैल्यू बढ़ गई, राइट। ये बात हो गई। आप देख सकते हो उपरोक्त मानों से यह प्रदर्शित होता है कि इनमें कोई क्रमबद्ध परिवर्तन है, कोई ऑर्डर नहीं है भाई। और ऑर्डर क्यों नहीं है? इसका कारण यह है कि इन धातुओं की ऊर्ध्वापातन ऊर्जा तथा आयनन ऊर्जा, मैंने बताया ना सब्लिमेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी, अनियमित परिवर्तन होता है इनमें, जो है ना वो अनियमित परिवर्तन के कारण, इन दोनों एनर्जी में अनियमित परिवर्तन के कारण इनके डेटा भी हमारे पास क्या है? अनियमित है, कोई क्रमबद्ध ऑर्डर नहीं है। क्लियर है बात? आगे चलते हैं बेटा। अब बात करेंगे हम यहाँ पर, ध्यान से देना बेटा, कॉपर को छोड़कर 3D श्रेणी के सभी तत्वों के E0 मान ऋणात्मक है। बिल्कुल सही बात है, कॉपर का धनात्मक, बाकी सबके ऋणात्मक है, जो इन तत्वों की क्रियाशीलता की ओर इंगित करते हैं, इनकी रिएक्टिविटी को बताते हैं। कॉपर का बेटा E0 मान धनात्मक है, अतः हाइड्रोजन की अपेक्षा कम क्रियाशील है। भाई हाइड्रोजन ज्यादा क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है, क्योंकि आपको पता होगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर को हाइड्रोजन से नीचे रखा गया, और जो धातु हाइड्रोजन से नीचे होती है वो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होती है, इसलिए हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, तथा ये अम्लों से हाइड्रोजन को मुक्त नहीं करती है। भाई कॉपर को छोड़कर बाकी धातुएं हाइड्रोजन से क्या करेंगी? अम्लों से क्या करेंगे? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। जैसे आप Zn को H2SO4 में डालो तो Zn क्या करेगी? अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी, यहां मुझे मिलेगा ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। यहां आप देखोगे Zn 0 में है, यहाँ पर Zn+2 में आ जाएगा, चूंकि इसकी प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा स्थायी है, इसलिए आसानी से Zn डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। यहाँ ये +1 में है और इसे किस में कन्वर्ट कर देगा? 0 में, तो +1 से कहां चला गया? 0 में चला गया, विस्थापित कर दिया बेटा। ऐसे ही कोई भी मेटल्स ले लो, स्कैंडियम ले लो बेटा, टाइटेनियम ले लो, वेनेडियम ले लो, मैग्नीज ले लो, राइट, कॉपर को छोड़ के। कॉपर हमारे पास धातुओं से, यानी कि अगर मैं कॉपर को डाल दूं H2SO4 विलियन में, तो ये कॉपर जो है वो मिलियन से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगी, मिनरल एसिड से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं करेगी, क्योंकि कम स्थायी है। एक अधिक स्थायी धातु ही अम्लों से हाइड्रोजन को हटा सकती है, कम स्थायी धातु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती है। ये हमने डिटेल में बात करी थी बेटा विद्युत रसायन में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर डिटेल में बात करी थी। खैर आगे चलते हैं, ध्यान सुनना बेटा। Cu सॉलिड के Cu डाइपॉजिटिव एक्वस में रूपांतरण कन्वर्ट के लिए आवश्यक उच्च ऊर्जा जो चाहिए ना, जो देनी पड़ेगी, वो ऊर्जा कैसी है बेटा? उच्च है। इसकी जलयोजन ऊर्जा या जलयोजन एंथैल्पी से संतुलित नहीं होती है, बैलेंस नहीं होती। यानी कि जो हम एनर्जी दे रहे हैं, कौन सी एनर्जी दे रहे हैं बेटा? परमाणविक एनर्जी, जिसे हम ऊर्ध्वापातन एनर्जी बोल रहे हैं, और आयनन एनर्जी, आयनन विभव दे रहे हैं ना दोनों, तो वो ऊर्जा बहुत ज्यादा है, उच्च ऊर्जा दे रहे हैं। और जलयोजन ऊर्जा जो मिल रही है, जो निकल रही है, जलयोजन एंथैल्पी, वो कम है, तो दोनों बैलेंस नहीं हो पाती, ये बढ़ जाती है उच्च होने की वजह से बेटा, इसलिए हमारे पास Cu से Cu डाई पॉजिटिव का जो मानक इलेक्ट्रोड है धनात्मक आ जाता है। दूसरा पॉइंट आप देखोगे Mn, Ni और Zn, बात की ना मैंने, E0 मान सामान्य प्रवृत्ति द्वारा अपेक्षित मानों से अधिक ऋणात्मक होते हैं, जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है उससे ज्यादा नेगेटिव आ जाता है। रीजन क्या है इसका? कारण M डाई पॉजिटिव में अर्धभरित D कक्षक, जब ये M डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा तो D कक्षक हाफ फिल्ड हो जाएंगे, तथा Zn डाई पॉजिटिव में पूर्ण भरित D कक्षक, Zn के अंदर जब ये Zn डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा तो इसमें फुल फिल्ड D कक्षक पाया जाएगा, का होना है। लेकिन Ni डाई पॉजिटिव में इसका कारण क्या है? उच्च ऋणात्मक हाइड्रेशन D डेल्टा HYH, इसे बोलते हैं जलयोजन ऊर्जा। आप यहां से ले सकते हो जलयोजन ऊर्जा, अधिक ऋणात्मक जलयोजन ऊर्जा, जिसे हम डेल्टा HYDH कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। क्लियर है बात? तो ये रीजन मैं बता चुका हूं, समझा चुका हूं। आगे चलते हैं बेटा। अब हम बात कर रहे हैं बेटा M ट्राई पॉजिटिव से M डाई पॉजिटिव में परिवर्तन, यानी कि किसकी डाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्थायी है, किसकी ट्राई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्थायी है, उसकी बात करते हैं।
तो अगर बात की जाए स्कैंडियम की, तो स्कैंडियम जब M ट्राई पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा तो इसका जो E नॉट आएगा वो माइनस के 2.6 आएगा, जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव है, इसलिए इसकी ट्राई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्थायी होगी। क्लियर है। बाकी में आप देखोगे टाइटेनियम में माइनस के 0.37, वेनेडियम में माइनस के 0.26, क्रोमियम में माइनस के 0.41, मैग्नीज में बेटा पॉजिटिव बढ़ गया, मतलब ई नॉट का मान बढ़ गया। अगर ई नॉट का मान बढ़ गया तो फिर उसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। इसका मतलब जो मैग्नीज है उसकी भाई Mn डाई पॉजिटिव ज्यादा स्थायी होगा किससे, Mn ट्राई पॉजिटिव, क्योंकि इसके लिए जो ई नॉट का मान है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव आ रहा है, और अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव आएगा, ई नॉट का मान ज्यादा होगा तो फिर स्थायित्व कम होगा, इसलिए इसका ट्राई पॉजिटिव की स्टेबिलिटी कम है। Mn डाई पॉजिटिव में ज्यादा स्टेबल। रीजन भी आपको पता है, यहाँ D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। आयरन में देखोगे प्लस 0.77, कोबाल्ट में प्लस 1.97, और यहाँ तो ये कन्वर्ट होते ही नहीं, ये तो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट ही ज्यादातर शो करते हैं। तो कुछ मेन पॉइंट यहाँ पर शो किए गए हैं, उसको देख लेते हैं बेटा। पहला पॉइंट देख सकते हो, स्कैंडियम के लिए ई नॉट का अत्यधिक मान स्कैंडियम ट्राई पॉजिटिव के स्थायित्व को दर्शाता है, जिसका विन्यास किसके बराबर हो जाता है, अक्रिय गैस के बराबर हो जाता है। क्योंकि स्कैंडियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आर्गन 3d1 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकालो तो 2 यहां से और 1 यहां से, तो स्कैंडियम ट्राई पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन का आ जाएगा, और आर्गन हमारी क्या अक्रिय गैस है, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो जाएगा, जिस कारण इसकी ट्राई पॉजिटिव स्टेट बहुत ज्यादा स्थायी होगी। दूसरी बात करते हैं वेनेडियम के लिए अपेक्षाकृत निम्न मान V डाई पॉजिटिव का अधिक स्थायी होना है। कह सकते हो, ध्यान से सुनो बेटा, हमारे पास जब हम बात करे थे वेनेडियम डाई पॉजिटिव की, तो इसका जो ई नॉट की वैल्यू आई थी वो आई थी -1.18, आप देख सकते हो, और ट्राई पॉजिटिव की आ रही है बेटा माइनस के 0.26, तो ये ज्यादा नेगेटिव है ना, तो ये ज्यादा नेगेटिव है तो डाई पॉजिटिव ज्यादा स्थायी होगा, और ये हमारे पास ट्राई पॉजिटिव के लिए कम नेगेटिव है, इसलिए ट्राई पॉजिटिव कम स्थायी होगा, देख सकते हो आप। तो इसलिए आप कह सकते हो V के लिए अपेक्षाकृत निम्न मान, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नेगेटिव आ रहा है, V डाई पॉजिटिव का अधिक स्थायी होना है, यानी कि V डाई पॉजिटिव के अधिक स्थायी को बता रहा है, यानी कि इसकी जो स्टेबिलिटी है अगर आप देखोगे तो V डाई पॉजिटिव ज्यादा स्थायी होगा V ट्राई पॉजिटिव से। क्या कारण है भाई, अर्धभरित T2G स्तर, हाफ फिल T2G स्टेबल। T2G क्या होता है अभी बात करूंगा मैं T2G के बारे में, बेफिक्र है, पता चल जाएगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखो, Mn के लिए अपेक्षाकृत उच्च मान दर्शाता है कि Mn डाई पॉजिटिव D5 विशेष रूप से स्थायी। ये उच्च मान इसलिए ये दर्शा रहा है कि Mn डाई पॉजिटिव क्या है, ज्यादा स्टेबल है D5 के कारण। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हो, Fe के अपेक्षाकृत निम्न मान Fe ट्राई पॉजिटिव D5 के अतिरिक्त स्थायित्व को दर्शाता है, यानी कि यहाँ पर Fe ट्राई पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा Fe डाई पॉजिटिव से। यहाँ पर आप देख सकते हो Fe डाई पॉजिटिव कम स्थायी होगा बेटा Fe ट्राई पॉजिटिव से। इसका कारण क्या है कि भाई Fe ट्राई पॉजिटिव में D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। कितना आ जाएगा D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैं दिखाऊं आपको तो आप देख सकते हो बेटा Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d6 4s2, डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट करो तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो आर्गन 3d6 मिलेगा। लेकिन अगर मुझे ट्राई पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है बेटा तो मुझे एक और इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, जिस कारण आर्गन 3d5 आ जाएगा। तो 3d5 ज्यादा स्टेबल होने की वजह से ये Fe ट्राई पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्थायी होगी किसके कंपैरिजन में, टू Fe डाई पॉजिटिव के कंपैरिजन। क्लियर है बात बेटा, आगे चलो। T2G मैं अभी समझाने वाला हूं, इससे आप बेफिक्र रहिए। आगे चलते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, Cu डाई पॉजिटिव अपचायक है जबकि Mn ट्राई पॉजिटिव ऑक्सीकारक है, जबकि दोनों का D4 विन्यास है। ऐसा क्यों भाई, कि जो Cu डाई पॉजिटिव है वो तो हमारा बेटा क्या है, अपचायक है, जबकि जो Mn ट्राई पॉजिटिव वो ऑक्सीकारक है। अभी हमने देखा है कि भाई जो हमारे पास मैग्नीज है, अगर मैं Mn की बात करूं, अभी हमने देखा है वो ट्राई पॉजिटिव में क्या रहना पसंद करता है क्या, बताओ कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ज्यादा स्थायी है। आप कहोगे सर जी अभी हमने देखा कि Mn डाई पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है,
तो भाई वही तो Mn ट्राई पॉजिटिव क्या करेगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और ग्रहण करने के बाद किस में कन्वर्ट होगा, Mn डाई पॉजिटिव। डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट होने का रीजन क्या है कि ये अपनी भारी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रखना चाहता है, D5 रखना चाहता है। यहां D4 है तो D4 किस में कन्वर्ट होना चाहता है, D5 में कन्वर्ट होना चाहता है। अब इस बात को समझो बेटा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उनका होता है अपचयन, उनका क्या होता है, अपचयन। और जिनका अपचयन होता है वो काम किसका करते हैं, ऑक्सीकारक का, मतलब वो ऑक्सीकरण कराते हैं। सामने वाला क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण। तो मैग्नीज Mn ट्राई पॉजिटिव से Mn डाई पॉजिटिव में जाएगा, मतलब D4 से D5 में जाएगा स्थायित्व की वजह से, जिस कारण ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, खुद का अपचयन होगा, सामने वाला क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो काम किसका करेगा, ऑक्सीकारक का। इसी कारण बेटा D4 से D5 में जाने के कारण ये किसकी तरह काम करता है, ऑक्सीकारक की तरह काम करता है। जबकि अगर मैं क्रोमियम की बात करूं तो क्रोमियम डाई पॉजिटिव एक और इलेक्ट्रॉन त्याग कर ट्राई पॉजिटिव में जाएगा, और ट्राई पॉजिटिव में जाने का रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D4 है, जबकि यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D3 है। अब मैं आपको समझाता हूं, जब कोई मेटल्स आयनिक फॉर्म में आती है और मान लीजिए वहां पर कोई लिगैंड है, सपोज दैट पानी है, वाटर लिगैंड है, पानी है, तो इसके जो 5d ऑर्बिटल है समान ऊर्जा के, वो स्प्लिट हो जाते हैं दो भागों में, एक हमारे T2g और एक हमारे पास Eg। इनको बोलते हैं T2g और इन्हें बोलते हैं Eg। दो भागों में टूट जाएंगे 5 ऑर्बिटल। नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे CFT थ्योरी, बहुत सारी थ्योरी देखोगे, वहां चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। ये दो भागों में टूट जाएंगे, एक T2g और एक Eg। अब यहां पर मेरे पास जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D3 में जाएगा, तो आप देखोगे जब मैं 3 इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा तो मेरे पास लो एनर्जी के ऑर्बिटल्स ही है, हाई एनर्जी के ऑर्बिटल्स ही है, तो पहले इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, तो 1 2 3। तो यहां पर मेरे पास आप देख सकते हो T2g के अंदर जो समान ऊर्जा के ऑर्बिटल्स हैं, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये ज्यादा स्थायी है। ये क्या है, हमारा स्थायी है बेटा। और स्थायी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के कारण हमारे पास जो क्रोमियम डाई पॉजिटिव किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव में कन्वर्ट होना चाहेगा। और चूंकि अगर क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव में कन्वर्ट होना चाह रहा है तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और इलेक्ट्रॉन त्यागना हमारा क्या कहलाता है बेटा, ऑक्सीकरण। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो काम करता है अपचायक का। इसका मतलब ये काम किसका करेगा, अपचायक का करेगा। ये काम किसका करेगा, अपचायक का करेगा। तो आंसर देखिए बेटा, Cr डाई पॉजिटिव एक अपचायक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्योंकि इसका विन्यास D4 से D3 में परिवर्तित होता है, D4 से D3 में परिवर्तित होता है, जिसमें अर्धभरित T2g स्तर होता है, अर्धभरित T2g स्तर होता है। दूसरी ओर Mn ट्राई पॉजिटिव से Mn डाई पॉजिटिव में परिवर्तन से अर्धभरित D5 विन्यास प्राप्त होता है। D4 कहां जाएगा, D5 में जाएगा, जो इसे अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करता है, तो और ज्यादा स्टेबिलिटी शो करता है। इस कारण बेटा हमारे पास Cu डाई पॉजिटिव अपचायक होगा, Mn ट्राई पॉजिटिव एक ऑक्सीकारक होगा। बात समझ में आ गई होगी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्या कह रहा है, कॉपर के लिए E0 M डाई पॉजिटिव से M का मान धनात्मक 0.34 वोल्ट है। इसके संभावित कारण क्या है, इसके पॉसिबल क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था इसकी जो परमाणविक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है, जबकि इसकी आयनन जलयोजन ऊर्जा वो बहुत कम है। दूसरा कारण क्या है बेटा, दूसरा कारण आप देख सकते हो कि इसकी द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो आप देख सकते हो आंसर में, कॉपर के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान धनात्मक होने का कारण यह है कि कॉपर धातु के Cu सॉलिड से Cu डाई पॉजिटिव एक्वस में रूपांतरण के लिए, Cu सॉलिड से Cu डाई पॉजिटिव एक्वस में कन्वर्ट करने के लिए आवश्यक उच्च ऊर्जा, जो रिक्वायर्ड एनर्जी वो बहुत ज्यादा है। अब इसमें दोनों एनर्जी आ गई बेटा, ऊर्ध्वापातन ऊष्मा भी आ गई और आयनन एनर्जी भी आ गई, दोनों एनर्जी आ गई। इसकी जलयोजन एंथैल्पी द्वारा संतुलित नहीं हो पाती है, जो हाइड्रेशन एनर्जी उसके द्वारा बैलेंस नहीं हो पाती। अतः कॉपर की उच्च परमाणुकरण एंथैल्पी, जिसे डेल्टा AH बोलते हैं, और कम जलयोजन एंथैल्पी है। क्लियर है बात, रीजन समझ में आ गया होगा आपको। वैसे भी हमने इससे पहले भी इसके बारे में बात करी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो बेटा, क्या कह रहा है, Cu डाई पॉजिटिव और Fe डाई पॉजिटिव में से कौन सा परबल अपचायक है और क्यों। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास जो Cu डाई पॉजिटिव है वो कन्वर्ट होगा Cu ट्राई पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, यानी कि D4 कन्वर्ट होगा बेटा D3 में। और यहां पर D3 में कन्वर्ट होने का रीजन है, हमने कहा था बेटा T2G, हाफ फिल T2G की स्टेबिलिटी के कारण। 3 इलेक्ट्रॉन जब हमें मिलेंगे तो हाफ फिल T2G के कारण हमारे पास ये खुद को स्टेबल करेगा, जिस कारण ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं तो खुद का ऑक्सीकरण होगा, सामने वाले को अपचयित करेगा, तो एक अपचायक की तरह काम करेगा। जबकि बात अगर की जाए Fe डाई पॉजिटिव को कन्वर्ट अगर किया जाए Fe ट्राई पॉजिटिव में, तो यहां भी बेटा क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण होगा, ये भी अपचायक की तरह काम करेगा। तो हमें बताना है इन दोनों में से कौन अच्छा अपचायक है। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये D6 से कहां जा रहा है, D5 में जा रहा है। ये भी हमारे पास स्थायी विन्यास है, ये भी स्थायी विन्यास है। लेकिन जब हम बात करते हैं जलीय अवस्था में, तो जलीय अवस्था में हमारे पास क्या होता है, D3 का जो विन्यास होता है, जो T2G लेवल होता है, वो ज्यादा स्थायी हो जाता है D5 से। D3 ज्यादा स्टेबल हो जाता है जलीय अवस्था में, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास जब लिगेंड्स अप्रोच करते हैं तो ये जो 5 समान ऊर्जा के ऑर्बिटल है वो स्प्लिट हो जाते हैं, 2 भागों में टूट जाते हैं, Eg और T2G, Eg और T2G। और इसके कारण हमारे पास D3 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ज्यादा स्थायी हो जाता है D5 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। D5 में क्योंकि एनर्जी यहां पे भी तो जाएंगे ना, और इलेक्ट्रॉन्स यहां पे भी जाएंगे, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इस। और इसके ज्यादा स्टेबल होने के कारण, इसके ज्यादा स्टेबल होने के कारण ये ज्यादा तेजी से कन्वर्ट होगा, ये उतनी तेजी से कन्वर्ट नहीं होगा, जिस कारण ये ज्यादा अच्छा अपचायक होगा, वो कम अपचायक होगा। तो आप देख सकते हो रीजन बेटा, Fe डाई पॉजिटिव की तुलना में Cr डाई पॉजिटिव प्रबल अपचायक है। इसका कारण यह है कि Cr डाई पॉजिटिव से Cr ट्राई पॉजिटिव बनने में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D4 से D3 में परिवर्तित होता है। जल जैसे माध्यम में D3 विन्यास अधिक स्थायी होता है। वहीं Fe डाई पॉजिटिव से Fe ट्राई पॉजिटिव बनने में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D6 से D5 में परिवर्तित होता है। हालांकि D5 भी एक अर्धपूर्ण और स्थायी विन्यास है, जलीय माध्यम में D3 की तुलना में D5 कम स्थायी होता है। और अगर कम स्थायी होगा तो बेटा Cr डाई पॉजिटिव जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा Cr ट्राई पॉजिटिव में, और जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा तो वो बेहतर अपचायक होगा, वो प्रबल अपचायक होगा। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा और चीजें समझ में आई होगी। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए बेटा। ऑल द वेरी बेस्ट।